हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। देखिए, कल हमने पढ़ा था अतीत के दबे पांव, ठीक है। राइटर का नाम था ओम थानवी, ठीक है। उसको आगे आगे देखते हैं। देखिए इसमें किसके बारे में था? हड़प्पा संस्कृति के बारे में और मोहनजोदड़ो, जिसका पुराना नाम है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। इसमें खोज में इसकी खोज जो की गई थी, इसके अंदर खिलौने और कुछ मोहरें वगैरह प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये ये कौन सी नगरी सभ्यता थी? ये नगरी सभ्यता ताम्र युगी सभ्यता थी। कौन सी युगी? ताम्र युगी। याद रखना, कुछ शब्द इसमें से याद करने। पहला था ताम्र युगी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, और इस सभ्यता के अंतर्गत कच्ची ईंट और पक्की ईंटों का काम भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, खुदाई में। आगे देखते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए। देखो, सुनसान मार्ग पर कान देकर यानी उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी के आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन इन अधूरे पायदानों, पायदाने का मतलब जहां पर हम खड़े हैं, वो पायदान पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। देखो, ये हिस्ट्री का ही एक चैप्टर सा है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। आगे देखिए, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप, ये इसमें मेन चीज था जो वहां से खुदाई में प्राप्त हुआ था। आया था ना, कल के टॉपिक में भी था ये, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है टूटा फूटा, है ना। टीले पर बना कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, ठीक है, बनी ईंटों के दम पर स्पूत को आकार दिया गया था। देखो, बहुत स्पूत जो होते हैं वो गोल आकार के होते हैं ना, ऐसे लंबे पिरामिड की तरह नहीं होते। कैसे होते हैं? गोल होते हैं, जिसमें बहुत शिक्षाएं लिखी होती हैं, ठीक है। चबूतरे में भिक्षुकों के कमरे भी थे। 1922 में जब, देखो ये मेन है, आपको याद करना है। देखो, 1922 में जब राखालाल दास बनर्जी, याद रखना इसको, यहाँ आए तब इसी की स्पूत की क्या करी थी इन्होंने? खोजबीन की थी। हाईलाइट है ये नाम, तो ध्यान रखना किसने खोज की थी इस स्पूत की, ठीक है। राखालाल दास बनर्जी खोजबीन करना चाहते थे, लेकिन उनके गिर्द खुदाई पर शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम यानी अनुभव हुआ उस चीज का। इसका मतलब क्या है? अनुभव। हुआ कि यहाँ ईशा पूर्व के निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक एक और नाम है जो आपको याद करना है, जॉन मार्शल। इन्होंने क्या की थी बेटा? खुदाई का अभियान शुरू किया था। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। अब देखो, इसके व्यापार के दो केंद्र थे, मिस्र और इराक। मिस्र का दूसरा इसमें इराक का नाम है मोसोपोटामिया। याद रखना, मिस्र और इराक से ये क्या करते हैं? व्यापारिक संबंध थे, यानी सामान का लेन देन करना। इन दो एरिया से याद रखना ये दोनों बातों को, ठीक है। देखो, मिस्र और मोसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पुरातत्व यानी पुराना आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल, सर्पिल यानी सांप के आकार का ऐसे घुमावदार पगडंडी पार कर, ठीक है, सबसे पहले इसी स्पूत पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। इसे नागर भारत का सबसे पुराना क्या बोलते हैं? लैंडस्केप कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत का क्या बोला जाता है इसको। कुछ बीच के क्वेश्चंस जो बने होते हैं ना इस चैप्टर से, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। शायद सबसे रोमांचक भी है, ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गईं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल
से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है, इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे। वृत्त चित्र का मतलब जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, उसका वर्णन अपने शब्दों में करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। रेखा चित्र जो मैं पढ़ाती हूँ ना आपको, रेखा चित्र क्या है, हमने जहाँ गए, घूमने गए, यात्रा वृत्तांत, उनको ही तो बोलते हैं। अपनी आंखों देखी घटनाओं के बारे में बताना। देखो तस्वीर है या वृत्त चित्र देखे हो, देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। देखो जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। देखो यात्रा करते हुए हमें ये अनुभव होना चाहिए और हमें उस यात्रा का आनंद उठाना चाहिए कि जिस यात्रा पे हम गए हैं वहाँ की दर्शनीय चीजें क्या क्या है, फेमस चीजें क्या क्या, ये चीजें हमें जरूर जानकारी में रखनी चाहिए। तो देखो आगे देखो, मौसम कैसा है, जाड़े का है और दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश हुई थी और यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता। क्यों बोला गया राजस्थान से मिलता जुलता? राजस्थान में गर्मी पड़ती है ना, इस वजह से। आगे देखो, रेत के टीले नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेत के टीले कहाँ पे मिलते हैं? जीके का क्वेश्चन है। यस, जैसलमेर में। और बहुत प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के टीले कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। जैसलमेर में तो सब मिलते ही मिलते हैं, लेकिन सब प्रकार के यानी उनके आकार परिवर्तन जहाँ होता है, जैसे एक स्टार की तरह से बनेगा या फिर थोड़ा उठा हुआ बनेगा, या जो हम पिन लगाते हैं यू शेप के ऐसे, तो वो आकार के सबसे ज्यादा टीले मिलते हैं जोधपुर में। और सबसे अधिक वैसे पूछा जाए कॉमन तो जैसलमेर में, ठीक है। देखो रेत, देखो खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल, बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। देखो मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। कैसे है? देखो राजस्थान की धूप पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब हम देख पाते हैं ना, देख सकते हैं उसमें। सिंधु की धूप कैसी है? चौंकिया देने वाली। यानी जैसे हमारे यहाँ जो दोपहर में धूप पड़ती है ना, उसमें हमारी आंखें नहीं खुल पाती, आंखें चकचौंध आ जाती हैं, तो उस धूप को बोला गया है। वहां की धूप कैसी है? चकचौंध आ जाने वाली, यानी आंखें थोड़ी पूरी नहीं खुल पाती है। सूरज जब तेज हो जाता है तो आंखें नहीं खुल पाती हैं। आंखें कब खुल पाती है? धूप जब मॉर्निंग की धूप आती है ना, हल्की हल्की पारदर्शी, बहुत सुंदर सी लगती है वो देखने में, उजाला उजाला सा, वो धूप नहीं है, जबकि चौंक जाने वाली धूप है। देखना लिखा भी है ना स्पष्ट शब्दों में। देखो तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूर पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। पर इसमें एक फायदा हुआ, क्या? कि हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारने तो दृश्य जेहन में यानी बैठ गया। आ, ऐसे ठहरते मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े। देखो ये यात्रा वृत्तांत जो है, उन्होंने अपने सचित्र वर्णन किया है इसका, ठीक है। आगे देखिए, स्पूत वाला, स्पूत यानी बौद्ध स्पूत। जो बौद्ध स्पूत प्राप्त हुए थे ना, वो किस पे थे? चबूतरे पर। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते थे? गढ़ कहते थे। देखो महलों को भी बोलते हैं ना गढ़, तो किलों को भी बोलते हैं गढ़, है ना। जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का गढ़, ऐसे जो गढ़ बोलते, तो इस स्थान को भी क्या बोला गया? इन्होंने गढ़ बोला है, ध्यान रखना। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वे राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, ठीक है। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया की मोहनजोदड़ो से दिखाया? देखो कैसे थे बौद्ध स्पूत, इस आकार के, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा? पुरानी हवेली सी लग रही होगी। कैसी लग रही है बताओ? अच्छा तो लग रहा है। क्या बेटा? सही है बेटा, बौद्ध स्तूप, ऐसे गोल, ठीक है, ईंटों के बने हुए। बौद्ध स्तूप का मतलब क्या होता है? बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, सभी अहम अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। कहाँ पर? कौन सा एरिया है? पश्चिम एरिया में ना। इसमें प्रशासनिक इमारतें, प्रशासनिक यानी राज कार्यों के लिए ली गई प्रशासनिक, सभा भवन, ज्ञानशाला और
कोठार है, वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। यानी देखो, इससे एक चीज समझो, महाकुंड उस वक्त पर भी, महाकुंड यानी, महाकुंड का मतलब होता है अधिक व्यक्तियों का होना, जल में स्नान करना, तो उस वक्त भी ये परंपरा थी। ठीक है, शाही स्नान जिसको बोल सकते हैं हम, यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ कुंड में स्नान करना, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया है, महाकुंड। उस वक्त भी ये चर्चा में थी। देखो, असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा हुआ है। देख लेना ये चीजें इस पैराग्राफ को ढंग से, है ना। आगे देखो, बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। देखो, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी ना खुदाई में। आगे देखो, ये सबसे मेन चीज है, जो महाकुंड या सिंधु घाटी में बहुत सारे अधिक स्नान आदि की जो जगह मिली है। आगे देखिए, नगर योजना कैसी योजना थी, नगरीय योजना। ठीक है, एक ताम्रयुगी बोल सकते हैं इसको, एक बोल सकते हैं नगरीय योजना। ये चीज उस वक्त की। ठीक है, आगे देखो, अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं कि इमारतें भले ही खंडर में बदल चुकी हैं, मगर शहर को सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफी है। यहाँ की कामोवेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना इस चीज को भी, है ना। वास्तुकार क्या कहते हैं इसको, ग्रिड प्लान। आज की सेक्टर मार्ग कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन ये रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली, देखो शहर हैं जो आधुनिकता को लेकर है, ध्यान रखना है इनको। चंडीगढ़, इस्लामाबाद ग्रिड शैली आधुनिक नगर योजना के प्रतिमान ठहराए जाते। देखो, नगरीय योजना यानी भवनों का सुंदर तरीके से बना हुआ होना। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जा सकती है। याद रखना, इनमें कुछ लाइनें और कुछ शब्द और कुछ शहरों के नाम आए। चंडीगढ़, इस्लामाबाद, ब्रासीलिया, यानी इसका ही दूसरा नाम देखो। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत, यानी उस वक्त भी व्यक्ति पढ़े लिखे थे, समाज की स्थापना की। देखिए, मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन इसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी, आगे देखते हैं। स्पूत वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। स्पूत बार बार आ रहा है ना, तो ध्यान रखना कौन सा स्पूत आ रहा है, बौद्ध स्पूत। ठीक है, उसको कहते क्या थे, ये गढ़। दूसरा, उसके सामने उच्च वर्ग, ये पहले भी था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का। देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उन्होंने, उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु बहती है नदी। ठीक है, पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ, देखो पूरा एरिया बताया हुआ है और कितने किलोमीटर बताई गई है। आगे देखो, पूरब की ओर इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वह कामगारों की, किसकी, कामगारों को बस्ती है। देखो, इसमें दो चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। पहला, स्पूतों को गढ़ कहना, बौद्ध स्पूतों को। दूसरा, उच्च वर्ग के सामने उच्च वर्ग की बस्ती का होना। इसी योजना सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता, इसको क्या योजना बोलना, नगरीय योजना बोलना। तीसरा, इसको ताम्रयुगी बोलना। तीन चीजें दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद रहने ही रहने हैं।
ठीक है, आगे देखो। और उच्च वर्ग की बस्तियों का, ठीक है, इस वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था क्या? मतलब अपने आप से ही क्वेश्चन है, जब उच्च वर्ग है तो निम्न वर्ग तो होगा ही, सीधी सी बात है। सारे ही सवर्ण थोड़ी ना हो सकते। और ये योजना एक उस वक्त भी व्यक्ति या मनुष्य जो वहाँ पे निवास करते थे वो भी सुशिक्षित, इसमें लिखा हुआ था पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तभी जाके उन्होंने नगरीय सभ्यता का विकास किया था। फिर कुछ तो दिमाग चला होगा सभ्यता को बनाने के लिए, तभी तो बड़े बड़े महाकुंडों का भी उन्होंने इसमें बनाया। खुदाई में मोहरें मिली। मोहर तो किसका प्रतीक होता है? कहीं ना कहीं राज सत्ता, धर्म सत्ता, या कहीं ना कहीं उस मोहर को लगाया जाता है ना, इसलिए तो मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो वो सभ्यता पढ़ी लिखों की ही थी, उस खुदाई में जो प्राप्त हुई। तो देख लेना शिक्षित वर्ग भी था इसमें। ठीक है, उच्च वर्ग शिक्षित वर्ग सब आएंगे इसके अंदर। देखो, कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल टिक सके। कहने का मतलब निम्न वर्ग के पास वो सामग्री नहीं थी कि वो घर को मजबूत बना पाए, क्योंकि इस सभ्यता में दो प्रकार की ईंटों का काम हुआ था, पहला पक्की ईंटों का, दूसरा कच्ची ईंटों का। तो इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्की ईंटों में शायद उच्च वर्ग के लोगों ने बनाया होगा, तो उनकी सभ्यता ज्यादा, मतलब उनके घर बचे रहे होंगे। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके घर या तो मिट्टी के या फिर बने होंगे, तो वो सभ्यता शायद वो निम्न वर्ग के घरों को ज्यादा टिकाव नहीं है, इसके अंदर दिखाया बताया गया है। तो ध्यान रखना, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का इसमें भी स्पष्टीकरण दिया है। आगे देखिए, 5,000 साल टिक सके, इनकी बस्तियां और दूर नहीं रही होगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक के इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। ठीक है, आधा ही खुदाई हो पाई है। ठीक है, आया ही आपको समझ में? ठीक है, आगे बाद में पढ़ते हैं ना। थैंक यू।